देखो ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। अब तक हमने पढ़ा क्या? हम ना उत्तर भारत का जो उत्तर पर्वतीय भाग, उसे पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे। और तो हमने अब तक ये देख लिया कि जो दर्रे, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से दर्रे आते हैं, और उसकी जो कुछ पर्वत श्रेणी है ना, जैसे जास्कर पर्वत श्रेणी हुई, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हुई, उसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं। एक काराकोरम दर्रा भी हमने देख लिया था, और उसके आसपास की छोटी छोटी कुछ छोटी छोटी विशेषताएं हम देखते चले जा रहे थे। इस तरह ही तो पढ़ रहे थे हम, इसी तरह हमारा क्रम था ये। और ये जो टॉपिक है ना दर्रे वाला, ये पीढ़ी के लिहाज से महत्वपूर्ण। यूपीएससी ने तो यहाँ तो आज तो कोई सवाल निकाला नहीं, समझ में आ बात या, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर सवाल निकाल रहा। दर्रा को क्रम पूछ सकता, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम में। लेकिन जो पीसीएस है ना, उसमें 4-5 दर्रे दे देगा, ये दर्रा कौन से जिले में पड़ता। दर्रा तुम जानते हो, दर्रे को हम पास भी कहते हैं, और तिब्बती भाषा में ना दर्रे को ला कहते हैं, ला। जैसे थांगला दर्रा, समझ, सीप किला, ला का मतलब दर्रा ही हो, समझ में आ बात है। फिर भी हम दर्रा लगा देते हैं भारतीय लोग उसके पीछे। सीप किला लिखा हुआ, ला लिखा हुआ उसके पीछे, फिर भी भारतीय लोग इतने बदतमीज है, हिंदी का रूप बिगाड़ने खाते उसके पीछे दर्रा लगाए थे। समझ में आ बात है, ठीक। तो चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। और हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे सबसे पहले समझेंगे वो कौन सी पर्वत श्रेणी पर। अब तो तुम ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, अब तुम ये जानते होंगे कि हिमालय पर्वत के अंदर कौन सी श्रेणी आती है पर्वत की। एक तो महान हिमालय होगा, एक मध्य निम्न हिमालय होगा, नीचे वाला शिवालिक हिमालय होगा। ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। और ये मैं ऐसा मान कर चलता हूँ, तुम्हें ये पता होगा कि मध्य हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, उसके बाद नागटिब्बा पर्वत श्रेणी, उसके बाद महाभारत पर्वत श्रेणी, ये तो होती है। और फिर इन अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नाम से जानते हो, उसे छोड़ दो तुम। समझ में आ बात है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन आज हम जो समझने वाले हैं ना, आज मैं आपको केवल हिमाचल प्रदेश के दर्रे समझाऊंगा। तो 2-3 कुछ खास दर्रे और उनकी विशेषताएं भी है, और ये भी पता करना पूर्व में कि पश्चिम में, उत्तर में कि दक्षिण में। और मैं आपको उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन एक बार ही दर्शाना। नोट्स सिर्फ एक ही बार बनाने वाले तुम। अगर जितने भी पेपर देने हो तुम, कोई छोटी नौकरी करनी हो, विचार बदल जाकर तुम्हारा, बड़ी नौकरी करनी हो, कैसी भी नौकरी करनी हो, जियोग्राफी इसके अलावा कहीं पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। लास्ट होगी जियोग्राफी है, किसी भी छोटा एग्जाम के लिए और किसी भी बड़े एग्जाम के लिए, दैट्स एनफ। समझ में आ बात है। अगर टारगेट एक ही होगा तो फिर अपना टारगेट बदलना मत बिल्कुल भी। क्यों, मैंने कहा कि इसके अलावा कहीं तो कुछ नहीं पढ़ना कभी भी। समझ में आ बात है। इतने तुम्हारा काम चल जाने वाला, इतने से तुम्हारा काम चल जाने वाला। इतना डाटा हमेशा एक सामान्य नागरिक को पता होना चाहिए। समझ में आ बात है। तो अब हम चल रहे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हेडिंग भी जब तुम अपना नोट्स बनाओगे यही हेडिंग बनाओगे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। समझ में आया बात या। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जब दर्रे देखोगे तुम, तो यहाँ एक पर्वत श्रेणी, जो तुम पर्वत श्रेणी देख रहे हो ना, ये मेरे द्वारा जो पर्वत श्रेणी बनाई गई, इसे मैं आपको पढ़ा चुका पहले ही। समझ में आया बात। इसका नाम ना पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर 2 दर्रे पाए जाते हैं। एक तो पश्चिम की तरफ पाया जाता, उसका नाम पीर पंजाल दर्रा, और दूसरा इधर पाया जाता ना, उसका नाम क्या था, बनिहाल दर्रा। दोनों की विशेषता बताई थी, ठीक। मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। अब मैं समझाने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के दर्रे। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पर्वत श्रेणी है उसे हम धौलाधार पर्वत श्रेणी कहते हैं। आप इधर देख सकते हो, इसका जो ब्लैक कलर का स्पॉट लाइन बनाई गई ना, इसका नाम धौलाधार पर्वत श्रेणी। आप तीर का चिन्ह खींच के ऐसे लिख देना, धौलाधार पर्वत श्रेणी। धौलाधार जो पर्वत श्रेणी है, आप जानते हो मध्य हिमालय का भाग है। ये बात सही है गलत है? मध्य हिमालय का भाग। और यहाँ ना धौलाधार पर्वत श्रेणी के डायरेक्ट नीचे ये स्पॉट बनाया गया है ना, ये इस शहर का, इस स्थान का नाम है, शहर कह दो, सिटी कह लो, घूमने का पर्यटक स्थल कह दो। समझ में बात। इसका नाम कुल्लू मनाली, इसका नाम कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल। बहुत पर्यटन यात्री जाते हैं यहाँ से। समझा। ऊपर यहाँ एक शहर है, उसका नाम है लेह। लेह जानते हो तुम, कौन सी पर्वत श्रेणी पर हो? जास्कर पर्वत श्रेणी पर। उसके दक्षिण में, उत्तर में, अरे पढ़ लो, उत्तर में उसके। समझ में आ बात है। इसे कहता है कितना तुम्हारा कितना भयंकर रिविजन है। तुम तो नोबेल पुरस्कार देने को मन करो सच में ही। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, तो धौलाधार पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी में हमारे 2 दर्रे स्थित है। दोनों का नाम बताने जा रहे, ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद भी कर लेने। जो धौलाधार पर्वत श्रेणी ना, उसके डायरेक्ट इधर पश्चिम में जो हमारा एक दर्रा, उसका नाम है बारालाचला। बारालाचला, 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 बारे चिल्ले नहीं, बारालाचला, बारालाचला दर्रा जो पश्चिम की तरफ है। और जो थोड़ा देर पूर्व की तरफ जाओगे ना, एक दर्रा दिखाई देगा, उसे कहते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। एक दर्रा और दिखाई दे रहा तुम, ये ना जो तिब्बत, इधर तिब्बत नहीं है हमारा, तिब्बत और जो है ना हमारा हिमाचल प्रदेश को जो जोड़ने वाला दर्रा, उसका नाम है सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा।
लेकिन देखिएगा जो जो, जो मैंने दो दर्रे बताए ना आपको, एक का नाम तो मैंने बताया आपको बारह ला चला, बारह ला चला दर्रा, बारह ला चला दर्रा। याद रहेगी बात है। पश्चिम की तरफ है पूर्व की तरफ है? पश्चिम की तरफ। कौन सी पर्वत श्रेणी पर? धौलाधार पर्वत श्रेणी पर। बधाई बधाई बधाई। धौलाधार पर्वत श्रेणी पर। कहां सी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। समझ में आया बात? या दूसरा एक दर्रे का नाम बताया जो इधर पश्चिम पूर्व की तरफ है, उसका क्या नाम बताया? उसका नाम रोहतांग दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश का दर्रा। समझ में आई बात है। लेकिन पूर्व की तरफ जो धौलाधार पर्वत श्रेणी ना, उसके पूर्व की तरफ एक दर्रा पड़ता, उसे बोलते हैं रोहतांग दर्रा। सतलज नदी इसी पर इस भारत में प्रवेश करती है। इस पहला दर्रा है जिस तरह सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसे लेकर सवाल पूछा हुआ। समझ में आया? सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहलाता है दर्रा। इसमें गोते फिर आगे बढ़ जाती है। और सतलज नदी के द्वारा ही काट कर बनाया गया रोहतांग दर्रा है। ये कोई स्वयं का नहीं जनित हुआ। सतलज नदी ने स्वयं काट कर बनाया। धौलाधार पर्वत श्रेणी ने काट दिया और काट कर सतलज नदी ने यहाँ बनाया। समझ में आया बात? ये ठीक। वो दो ऊपर का दर्रा दिख रहा, ये दर्रा ना सीप केला दर्रा, ये तिब्बत। आया समझ में? तिब्बत और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ना, उससे जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है सीप केला दर्रा। हिमाचल प्रदेश की और तिब्बत की जो सीमा पर दर्रा बना हुआ, उसे सीप केला दर्रा कहते हैं। सीप केला दर्रे की यही खास बात है, सीप केला दर्रा का कुछ भाग ना तिब्बत की ओर चला गया। जब तिब्बत की ओर चला गया, हम ऐसे कहते हैं कि ना सीप केला दर्रे से जो होगा ना, सीप केला दर्रा जो उसकी घाटी में ही होकर जो सतलज नदी वो बहती है। अभी हम सभी दर्रों की विशेषता पढ़ेंगे, डोंट वरी। बस ये देख लो उनकी लोकेशन कहाँ से पता लग चुका। कितने दर्रे बताए मैंने हिमाचल प्रदेश के? 3। कुछ और याद रहा है या ना रहा? ये हमेशा हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे पता होना चाहिए। तुम अगर तुम्हें हिमाचल प्रदेश का मैप देख लेना तब भी तुम्हें 3 दर्रे याद आने चाहिए। कुछ याद आता हो या ना आता हो। समझ में आ बात है? क्या नाम हो उधर वाले का? बारह ला चला। और इधर वाले का? रोहतास। कौन बोला? रोहतांग। रोहतांग दर्रा। उसके बाद जो तिब्बत की और जो हिमाचल प्रदेश की सीमा, उसका नाम क्या है? सीप किला। ससीला नहीं, सीप किला। सीप किला दर्रा। याद रहेगी बात? है ठीक। तो 3 दर्रों के नाम बताए तुम। कौन सी पर्वत श्रेणी में? तीनों पर्वत, तीनों दर्रे है ना। चाटा मारूंगा बात पे याद रखोगे। 2 पर्वत दर्रे, 2 दर्रे से पता चलिए। आया समझ में? कोई दिक्कत अभी? सीप किला दर्रा। एक बात और सुनो, जो ना जो 2 दर्रे बताए, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये दोनों मध्य हिमालय का भाग है। देखो मैंने लिखे हुए, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा दोनों मध्य हिमालय का भाग। और जो सीप किला दर्रा ना, वो मध्य हिमालय का भाग नहीं है, वो महान हिमालय, वरद हिमालय का भाग। क्योंकि हिमालय की 3 शाखाएं मौजूद है हमारे पास। एक तो हमारा महान हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। अच्छी तरह जानते हो आप। समझ में आया बात? मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे क्योंकि आप तो पढ़ने वाले हो। समझ में आया बात? ये इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई तो जो सीप किला दर्रा वो महान हिमालय का भाग। किसका? महान हिमालय या बरहद हिमालय का। ऐसे सवाल कभी पूछे नहीं गए, लेकिन हो सके पूछ लो। समझ में आया बात? या क्योंकि यूपीएससी का कुछ नहीं पता। और जब भी इस तब, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ ना, इस तब बाहर उसकी जाने की वो बात है नहीं। समझ में आया बात? और पीसीएस का ना एक भी सवाल ऐसा नहीं हो सकता जो आज तक पीसीएस देख आया हो और जो मेरे पढ़ाई से बाहर चला जाए, एक भी सवाल। और यूपीएससी का इसका एप्लीकेशन पढ़ने के बावजूद ही होगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा तुम, कई बार। समझ में आया बात? क्योंकि मैं ना पर्सन देखने के बाद ही आता हूँ। पहली बात तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं सब याद पड़ा हुआ। तो भी देख तुम्हें पता लग जाए कहाँ तो सवाल आने वाला। समझ में आया बात? है इतना लेवल बढ़ाना पड़ेगा तुम। यानी साल, 1.5 साल, 2 साल इनका कोई महत्व नहीं होता जिंदगी में। बस तमीज से मेहनत करते रहो, ईमानदारी से मेहनत करोगे, जीवन में कभी मार नहीं खाने की। समझ में आया बात? है जीवन में सारे काम करना, कभी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। एक बात पर्सनल सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें, कभी भी। समझ में आया? जिस इंसान ने अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया ना, वो से ना दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये पर्सनल बता रहा हूँ तुम। आज मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका था। कभी अपने माँ बाप से झूठ मत बोलना यार। समझ में आया बात? है ईमानदारी से मेहनत करना, ठीक? समझ में आया? नहीं तो दुनिया में बहुत भीड़ है। अब बिन चाहता तुम भीड़ का हिस्सा बनो। भीड़ से अलग निकलना ना तो आदत डाल लो फिर मेहनत करने की, रात को दिन में परिवर्तित करने की, दिन को रात में। अगर तुम्हारे अंदर इतना जज्बा है ना, तुम्हें पढ़ते पढ़ते तुम्हारी रात ही भी बीत गई रात, भाड़ में जाओ रात, तो ये समझ जाओ फिर तुम सही ट्रैक पर जा रहे हो। रात का पता ही ना चला। समझ में आया बात? ये ठीक बताया? तो लोग ना सिर्फ बात करते हैं, ये कहते हैं क्या लाइफ है इनकी, क्या मस्त।
शायद उन्होंने मेरे पैरों के छले नहीं देखे। समझ में आया बात है। मैंने बताया तो मैंने पता नहीं कितनी रातें मैंने बिना सोई गुजारी होगी, बिना सोए पता नहीं कितनी रातें। इतना मेहनती इंसान ना हुआ मेरी ज़िंदगी में। समझ में आया बात है। ठीक, इसलिए तुम्हें एडवाइस देता हूँ पर्सनल, कभी भी सारे काम करना, कभी दूसरों के चक्कर में बहलावे में आकर कभी अपने माँ बाप को धोखा मत देना, नहीं तो कई साल बाद तुम अपनी बात समझ में आ गई। हो सकता है 2-4 साल 5-6 साल का तुम मजा भी लूट लो, कई बात समझ में तुम आ गई, यार अपने माँ बाप बिल्कुल सही थे। जीवन में तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब कई बार प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कभी भी ना माँ बाप थोड़े ही मिल जाएंगे दोबारा। गर्लफ्रेंड दोबारा भी दूसरी मिल जाएगी, बॉयफ्रेंड तो तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, पाँचवा मिल जाएगा, माँ बाप दोबारा मिल जाएंगे, एक ही बार मिलेंगे। समझ में आया बात। ठीक, कितना भी खास और शख्स इंसान हो, ठीक, 3 लोगों से कभी झूठ मत बोलना, माँ बाप से, अपने गुरु जी से। समझ में आया बात है। और गुरु लोगों की यार बहुत मानता हो जिंदगी में। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक इंसान को आदर्श मानना बहुत जरूरी हो, नहीं तो वहाँ से पीछे रह जाओगे। आदर्श नहीं है इसके वाला जिसके लिए तुम सब कुछ हार जाओ। समझ आएगी। और गुरु जी का तो दर्जा ना माँ बाप से भी ऊंचा बताया गया, वे पहले हो, माँ बाप की बात सेकेंडरी हो। रियलिटी बता रहा हूँ, किसी शास्त्रों को तक पढ़ लो, बायस नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा मेरी बात मान लो। जीवन में एक गुरु जी का दर्जा प्राथमिक बताया गया। जीवन में कभी अपने गुरु जी से झूठ मत बोलो, आगे बढ़ना चाहते हो तो। समझ में आया। विशेष तौर पे इस बातें याद रखो, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे ना, ईमानदारी इस दुनिया में अजय मौजूद है। किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से चाहोगे ना, किताब लगा माथा लगा रगड़ के बैठोगे, हो नहीं सकता तुम्हारी मेहनत ना मिले। समझ में आए बात। जिंदगी में कभी भूख के नहीं भरनेंगे, साल या 2 साल की तो बात हो, पता भी नहीं चलता कैसे बीत जाते हैं। इसलिए अपने आसपास नेगेटिव माहौल को फटकने भी मत देना। समझ में आया बात है। सोशल मीडिया पे इतना ही जाना जितना उसकी औकात हो। समझ में आया बात है। इतना जाना, लेकिन उसमें खो मत जाना। और हमेशा अपने से जो बड़े लोग होंगे ना, उनकी हमेशा कदर करना, भले ही वे अनपढ़ क्यों ना हो। समझ में आया बात है। आप और जी लगा के बोलना उनके साथ, ठीक, क्योंकि उन्होंने ना भले ही तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन कुछ मामलों में तुमसे ज़्यादा सर्वोच्च हो गए। समझ में आया बात। या 5 करोड़ रुपए की गाड़ी किसी काम की नहीं है अगर उसमें 15 रुपए की हवा नहीं है। क्या कहा? समझ में आया। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? क्यों, क्या समझाया? 5 करोड़ की गाड़ी 15 रुपए के हवा के सामने फैला। समझ में आया बात। है उसका कोई स्थिति नहीं है। हर चीज़ की, हर इंसान की अलग अलग जगह अलग अलग महत्ता हो। समझ में आया। ठीक, जिंदगी में तीसरा काम क्या करना, कभी गुरु लोगों की बद्दुआ मत लेना। समझ में आया बात। है ठीक, बड़ी बड़ी कहानियाँ मौजूद है, बड़े बड़े ग्रंथ बन के चले गए इनके चक्कर में। समझ में आया बात। है और किसी ने किसी भी काम को कदम करने से पहले, उठाने से पहले, किसी एक्सपीरियंस होल्डर इंसान से पूछ लेना, क्या मैं इस ज़िंदगी में एक कदम उठाने जा रही हूँ, सही होगा गलत होगा, या दूसरे लोगों से सीख ले लेना अपने जीवन काल में। यही हो पढ़ाई। पढ़ाई में सबसे पहले हमेशा संस्कार हो, पढ़ाई बाद में स्टार्ट हो। ठीक, जीवन में झूठ बोलना जी त्याग दो। जितना ज़्यादा तुम झूठ बोल लोगे ना, यूपीएससी में तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता कभी भी जीवन में। ठीक, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना, सबसे मेन चीज़ हो मार्गदर्शक। मार्गदर्शक समझते हो? समझ में आया बात। है मार्गदर्शक किन्ने कर रखे थे कमेंट, तेने कर रखे थे, अच्छी लगी मुझे तेरी बात थी। इनने पता है एक बूढ़ी शायरी सी लिख रखी, पता नहीं इनने कहाँ तक लिखी बढ़िया करके ठीक ठाक लिख रखा था। पढ़ता रहता हूँ मैं कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। समझ में आया बात। मैंने कहा ना, सच्चे दिल से मेहनत करो, कभी बेकार नहीं जाने की। ठीक, अगर मन में भी कोई विचार पलते हो ना, तुम्हारी उम्र में बहुत विचार पलते हैं, भीतर रख रहा है ना। समझ में आया बात। है सिर्फ 1-1.5-2 साल के लिए, 2 साल के लिए ना, पढ़ने वाले विचारों को, आसपास भटकने वाले इंसानों को दूर दूर तो किसी को कोई भाव नहीं देना, तुम्हारा वैल्यू कमजोर हो जाएगा। समझ आई बात है। तुम ना 2,000 रुपये 2,000 करोड़ के इंसान हो, 2,000 करोड़ के इंसान। ठीक, लेकिन इधर उधर लफड़ों में पड़कर ना तुम अपने आप को 2 रुपये का मत बना लेना कभी भी। इसलिए अपने अंदर के इंसान को पहचानो, तुम हो कौन। समझ में आया बात। और वो एक ही चीज़ है, बस मेहनत करना।
ठीक। ये तो देखो ज़्यादा चालाकी करोगे तो या तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। समझ में आई बात है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बैठा हूँगा नहीं। समझ में आई बात है, मैं तो चलता कर दूंगा तुम्हें ऐसे। ठीक, बहुत जल्दी जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता लगेगा आराम से चलता करो। मैं कहा बेटा एक काम करो, घर जाकर बैठो, तुम्हारा कोई काम नहीं है मेरे पास। तुम्हारा मेरा रिश्ता परमानेंट के लिए ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया बात है। ठीक, ये जो बातें तू दिमाग में धारण कर लेना। समझ में आ रहा। तो पढ़ाई कर, पढ़ाई बाद में हो। ये जो ज्ञान है ना, ये स्टार्टिंग का ज्ञान हो। किसी चीज़ को शुरू क्यों करा था, इस चीज़ के लिए शुरू करा था क्या? अगर इस चीज़ के लिए शुरू करा था तो इधर उधर मत भटको बिल्कुल भी। फिर बैठ जाओ चुपचाप किताब पर, पढ़ाई पर। आज ही बस क्रोच लगा दो हर जगह। समझ में आया? बुझा रहा है? और ये धोखाधड़ी वाले अपने पेरेंट्स को क्या धोखा देना यार, तुम क्या किसी धोखा दे रहे। अब एक पेरेंट्स बेचारे माँ बाप को फ़ोन चलाने नहीं आता, बच्चे बैठे फ़ोन चला रहे हैं, अनाप शनाप, कितना बेवकूफ़ बना रहे यार। बताओ कितना झूठ बोल रहे बच्चे पेरेंट्स के साथ। रातों रात तो बैठ के फ़ोन पर अनाप शनाप चीज़ें देख रहे, कितना बेवकूफ़ बना रहे उन्हें अनपढ़ माँ बापों को लोग यार। कितना बड़ा पाप कर रहे यार तुम। बचपन तो हाथों में जिन्होंने तुम खिला खिला कर, उनके साथ झूठ झूठ बोल कर, एक उनके साथ सच खुदा जैसे इंसानों के साथ झूठ बोल कर अनाप शनाप व्यक्ति के साथ बात कर रहे तुम यार। शर्म करो। ऐसे लोग, ऐसे इंसान बच्चे हो, ऐसे बच्चों तो मर जाना बेहतर हो। जब पैदा हो ना तो उनके माँ बाप पेट, इस पेट में मर जाता ज़्यादा बढ़िया था। ऐसे माँ बाप भी सोचते होंगे कितनी आत्मा दुखी हो, कितनी होगी उनकी। समझ में आया बात? क्या तो ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारे घर वालों को जोर पड़ता हो। मैं तो ज्ञान देता नहीं, मैं सोचा बच्चे बड़े होते रहेंगे, समझते रहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे समझाना पड़ता। समझ में आया बात? यह बताओ, माँ बाप दोबारा मिल जाएंगे? पता जानता, जिसकी माँ नहीं है ना उस तक कभी पूछ कर देखना, वो बताओगा कि क्या हो, दर्द क्या हो। हाय रब्बा, कितना समझाऊं बस तुम्हें यार। चलो कहाँ तक समझा रहे बताओ। जिसका बाप नहीं है, ठीक है, बिना बाप का दर्द क्या हो, इस तो पूछ कर देगी सारी बेचारे, तो शांति से बैठो किसी दिन, तब समझ आ गई तुम। ठीक है, जितने प्रेम के भूतड़े उतरते चलते रहने सारे उतर जाएंगे जीवन काल में। समझ में आई बात है? होते हो कभी महसूस? होती होगी, पूछ लेना जाएगा अच्छी तरह ढंग से जाएगा। समझ में आया? तो क्यों रो रही? समझ में आया? हाँ यार, पता नहीं यार, कुछ कुछ बच्चे बता कैसे हो, सुनो ध्यान से। कुछ बच्चे कैसे हो सुनो ध्यान से। ऐसी ऐसी घटना मेरे सामने चली आई भाई। तो यार इंसान इस हद तक गिर जा, माँ बाप बेचारा करता करता उसके लिए मर चुका, उस बच्चे की आंखों में शर्म ना आती। ऐसे भी इंसान धरती में मौजूद हो। क्यों हो जा सा ईश्वर में आगे कि इंसान अपने माँ बाप को त्याग दे? क्यों भूल जाओ ऐसे जिसे खिलाया है, अपने हाथ से उसके मुंह में दूध डाला, रोटी डाली, खाना खाया, खिलाया पियाया, बड़ा करा। ऐसे प्यार का यार लात मारूं मैं, भाड़ में जाओ प्यारा सा। कौन से प्रेम है, कहाँ के प्रेम रह गए हैं? समझ में बात ये, ऐसे प्यार को रोज लात मारूं मैं, जो मेरे माँ बाप तो मुझे अलग करेगा। समझ में आया बात? यह रोज भाड़ में जा। समझ में आया बात? यह दिमाग में धारण कर लो यार। और ये अनपढ़ माँ बाप का ना बेवकूफ़ बनाना अजी छोड़ दो। समझ में आया बात? यह उन्हें भी सिखाओ टेक्नोलॉजी में उपयोग क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, यूँ सोचो तुमको पता नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ जो भी तुम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तुम्हारे माँ को भी बाप को भी सब पता, कह कुछ नहीं सकते, हर एक्टिविटीज़ का पता रहा होगा। समझ में आया? इसलिए सोच समझ कदम उठाना जिंदगी में। एक ही चीज़ भारी हो, देखो मेरे तो आज आज की तारीख है 11 नवंबर, कुछ दिन बाद में 24 साल का हो जाऊँगा। हो 24 साल का। 24 साल का जो सफ़र होता ना मेरा, बड़ा काटो भरा रहा। समझ में आ बात है? हज़ारों लोग मैंने छोड़ दिए और हज़ारों लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं प्रवेश करेंगे। 2% लोग मेरे से खपा, अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं।
मैनेज करता रहता हूँ। हो सकता है मेरे तो कोई खबर ना हो, धीरे धीरे पकड़ कर ना बस प्यार फैलाता रहता हूँ दुनिया में। करना ही क्या है जीवन में, समझ आइए। कोई सरकारी नौकरी पाकर खुश है, कोई बिना सरकारी नौकरी खुश है। हमें नहीं जरूरत है। तू क्यों रो रही? ये बाहर को तो समझ में आया? ठीक, ये छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखना। समझ में आया? वीडियो नंबर कौन सी? जब भी भूत चढ़ रहा हो ना तो जरूर देख लेना। इधर देख लो। हाँ यार, रोज नए नए केस आते रहते हैं, पढ़ाई भी बाधित होती रहती है इस तरह। तो ऐसे लोगों को वहीं छोड़ देना चाहिए। समझ में आया बात? यह जिस तरह के नाप शनाप काम करते हो, हमेशा गलत संगति में भी नहीं रहना चाहिए। उसका भी तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क पर भी और आसपास भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक, हो सकता है एक सीमा हो मैनेज करने की, जब मैनेज नहीं होता तो ऐसे लोगों की संगति में मत रहो। मेन चीज हो अपने आप पर ध्यान लगाना आज ही शुरू कर दो। समझ में आया? चलो। ओ मिलकी जी का सली का सुनाते हैं। कई साल बाद बस समझ आऊंगा यार, पेरेंट्स ही सही थे। इधर देख लो, बाबू सोना क्या था तुम? इधर देख लो, आ जाओ। इधर देख चल, ड्रामा मत करिए। इधर देखो, ये कौन सा दर्रा? इसका नाम है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। इसकी पहले खास बात होगी, ये ना कौन सी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है? मध्य हिमालय की मध्य हिमालय में पाया जाता है। ये हिमालय के मध्य हिमालय में पाया जाता है। तो मध्य हिमालय के अंदर ना ये ना कुल्लू मनाली से लेकर लेह को जोड़ने वाला मार्ग है। मैं अपने जीवन काल में बहुत कम दुखी हूँ, बहुत कम, सच में, रियलिटी में 2% जीवन काल में, और सीरियस भी कम से कम 2% कभी। वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, आराम से बस चल चलता कर दो। बहुत ही कम, यानी 24 घंटे ना, ऐसे 2% भी मेरे पास आज तक कभी निगेटिविटी रही नहीं। निगेटिव जब हुआ था जब मेरा रिजल्ट आया होगा कभी, वो भी कितने लिए, 1 या 2 दिन के लिए। फिर मैं दिमाग में मान लेता कुछ कमी यार खामी रही होगी, शायद टाइम नहीं दे पाए। समझ में आया बात है? नहीं तो मैं कभी निगेटिव नहीं होता यार, बिल्कुल भी। और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मेहनती इंसान बहुत कम निगेटिव हो। ठीक, मेहनत करने वाले इंसानों के अंदर कॉन्फिडेंस हो, गजब का कॉन्फिडेंस। ठीक, जीवन में एक बात ही हमेशा याद रखना, कभी किसी का दिल ही मत दुखाना। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना। नैतिक शिक्षा खत्म होगी दुनिया में, तो बड़े अनैतिक हो जाएगी लोग। तो बारालाचा दर्रा देख लो, ये ना कुल्लू मनाली से लेकर लेह को जोड़ने वाला मार्ग, कुल्लू मनाली से लेह को जोड़ने वाला मार्ग, जो दर्रा, उस हम रोहतांग दर्रा कहते, बारालाचा दर्रा करते हैं। ये ना जो धौलाधार पर्वत श्रेणी उसके पश्चिम में पड़ता, धौलाधार पर्वत श्रेणी के अंदर। ये तुम लिख सकते हैं बारालाचा दर्रा, क्योंकि मेंस का तो कोई सवाल आने का नहीं इसके अंदर। हो सकता है इस तरह की विशेषता ही पूछ ले। और आज तक जो सवाल पूछे हुए ना, बस दर्रे को लेकर सवाल पूछे हुए, कौन सा पूर्व में, कौन सा पश्चिम में, कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण में। समझ में आया बात? या ठीक, तो जो दूसरी खास बात बारालाचा दर्रे क्या होगी, ये खास बात होगी इसकी, बस इतना ही लिखना, लेह और जो कुल्लू मनाली है ना, उसे जो जोड़ने वाला मार्ग, उसे हम बारालाचा दर्रा कहते हैं। जो जोड़ने वाला मार्ग वो बारालाचा दर्रे से ही गुजरता। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो रोहतांग दर्रा। ये बहुत फेमस और पॉपुलर हो चुका। क्यों? इसी दर्रे के अंदर ने एक सुरंग बनाई गई, अटल सुरंग, जिसकी तुलना करी जा रही है वो सबसे लंबी सुरंग, लेकिन है नहीं। मैंने चेरानी नाम बताया था तुम्हें, चेरानी। ठीक, उसके बाद जो रोहतांग दर्रा है ना, ये रोहतांग दर्रा जो धौलाधार पर्वत श्रेणी उसके इधर साइड में पूर्व की तरफ स्थित है रोहतांग दर्रा। जो सतलज नदी ना, सतलज नदी राकस्थाल से निकलती है, तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील के पास राकस्थाल से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी पहले सीपकिला दर्रे से, सीपकिला दर्रा जो कि महानिबाल्य का भाग है उससे गुजरती है। उसके बाद ना भारत के अंदर जब प्रवेश करती है, सबसे पहले जो दर्रा पड़ता है उसे रोहतांग दर्रा कहते हैं। रोहतांग दर्रा सतलज नदी के द्वारा ही बनाया गया, उसी घाटी को काट काट कर गहरा कर दिया पर्वत को, उसे हम रोहतांग दर्रा कहते हैं। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा ना धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित है। धौलाधार पर्वत श्रेणी,
तो धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित ये सतलज नहीं ना आगे जाकर सारी की सारी, ये सिंधु की सहायक नदियां हो जा सारी की सारी, बात हो जाएगी। बात समझ में आई है? ठीक, ऊपर से बहुत सारी नदियां बहती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज बहती नहीं, सतलज सबसे दक्षिण में बहती है, इसमें 5-6 नदियों के जो क्रम है। उसके बाद जो रोहतांग दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा या धौलाधार पर्वत श्रेणी या मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है, बताया नहीं मैंने तुम्हें बात। उसके बाद मनाली लेह मार्ग से यही गुजरता है, यही क्या, यही दर्रा जो मनाली ने, हाँ कुल्लू मनाली यहाँ था, मनाली से होते हुए तो आप ना यहाँ जा सकते हो, लेह जा सकते हो, लेह। और अगर हाँ लेह, अगर आप तो मनाली तो आपको लहासा जाना ना, लहासा कहते हैं तिब्बत की राजधानी लिहासा, अधल्या तिब्बत की राजधानी लिहासा। हाँ, बहुत बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ, समझ में आए बात है। ऑटोनोमी वाला क्षेत्र पूरा का पूरा, वहाँ के लोगों का स्वतः अधिकार है, समझ में आए बात है। पढ़ाई में बहुत मजा आया, बहुत मजा। मुझे नहीं लगता पढ़ाई से ज्यादा कभी किसी में सुकून है मेरे लिए। और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा क्या चीज जरूरी, मेन क्या है, कहने लगे पढ़ाई में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है दुनिया के किसी कोने में। नंबर फर्स्ट, एक तो मेहनत हो रही, दूसरा सुकून मिल रहा। अगर इसकी जगह तीसरी जगह सुकून तलाशने की कोशिश करिए ना, तबाह हो जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अटल सुरंग। अटल जो सुरंग है ना, और रोहतांग दर्रे से गुजरती है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से गुजरती है, समझ में आ बात है। कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। उसके बाद जो, लेकिन अटल सुरंग की खास बात पता क्या? अटल सुरंग अभी बनी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम बनाई मोदी सरकार ने, तो बहुत फेमस है। तो अटल सुरंग पूछा कौन से दर्रे में, तुमसे तो ये रोहतांग दर्रे में ही है, समझ में आ बात है। इसकी तुलना करी जा रही, बहुत लंबी सुरंग हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक, याद रखना बात है। तो रोहतांग दर्रे में ही वो रोहतांग दर्रा, पता लग गया हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ रहे। उसकी बात खास बात क्या होगी, जो रोहतांग दर्रा ना, मैंने दोबारा फिर बता दिया, मैंने 3-4 फैक्ट बताए इसके, कुछ यहाँ लिखे भी नहीं लेकिन बोलकर बताया। मैंने कहा तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील के पास राकसताल नामक स्थान से, राकसताल झील है वह, समझ में आया बात है। उसके पास से निकलती सतलज नदी और सिर्फ किला दर्रे से होते हुए रोहतांग दर्रे में होते हुए और सीधे यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है, समझ में आया बात है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। और किसकी सहायक नदी? सिंधु की सहायक नदी। अभी मैं नदियां नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि दर्रों की विशेषता बता रहा हूँ, समझ में आया बात है। ठीक, इतनी सारी विशेषताएं याद रखने से ये तो याद रहेगा ही रोहतांग दर्रा कहाँ मौजूद है, समझ में आई। इतना ही बहुत काम का फैक्ट होगा। अटल सुरंग भी इसी दर्रे के अंदर मौजूद है, रोहतांग दर्रे के अंदर। जो रावी नदी ना, रावी नदी इस रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, रावी नदी, बधाइयो, याद रहेगी बात है। अरे रावी नदी और इसलिए फेमस है, रावी नदी पर ना जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारा बसा हुआ था, और जो हड़प्पा वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। दाएं तट पर था, बाएं तट पर था? बाएं तट पर। कहां से? दाएं तट पर। ऐसे चले नहीं नदी तो उसके दाएं तट पर था, बाएं तट, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा शहर स्थित था। रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा शहर स्थित था। हड़प्पा 5000 साल पहले जो हमारे यहाँ सभ्यता रहा करती थी, वो भी इसी के तट पर था, रावी नदी के। रावी का प्राचीन नाम पता किसी को? नहीं पता? कोई बात, मुझे भी नहीं पता। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, जो रावी नदी वो कौन सा निकलती है? रोहतांग दर्रे से, याद रहेगी बात है। रावी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था प्राचीन काल, क्या नाम था उसका? प्राचीन जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था उसका नाम था हड़प्पा। हड़गाय कौन बोल रहा है? हड़प्पा, कटप्पा नहीं, हड़प्पा। 2 दर्रे समझ में आए? 2 दर्रे आए समझ में, उनकी विशेषताएं समझ में आई। हम चल रहे सीप किला दर्रे की ओर। सीप किला दर्रे की पहली खास बात, ये महान हिमालय का भाग, समझे, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, लघु हिमालय का भाग नहीं है। ठीक, जो सीप किला दर्रा ना, ये सीप किला दर्रा महान हिमालय का भाग, क्योंकि हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां, एक तो महान हिमालय, एक निम्न हिमालय और तीसरा सीप किला, मतलब शिवालिक हिमालय। सीप किला याद आ रहा है, समझ में आई बात है। ठीक, ये ना पहली बात, ये हिमाचल प्रदेश में तिब्बत और सतलज नदी इसी दर्रे से गुजरती है। तिब्बत और, पहली बात तो देखो इस दर्रे क्या खास बात है, ये हिमाचल प्रदेश, ये क्या है? तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। उसे जोड़ने वाला दर्रा जो कहलाता है हिमाचल प्रदेश का, उसे बोलते हैं सीप किला दर्रा। पहला फैक्ट तो ये लिखोगे, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, पहले पॉइंट लिख दो इसके अंदर। ये दूसरी खास बात और क्या होगी इसके अंदर, इस तरह सतलज नदी को गुजरती है। कितने फैक्ट हो गए इसके? 2। कौन से दर्रे के? सीप किला दर्रे, हिमाचल प्रदेश और ये ना तिब्बत की सीमा पर बना हुआ दर्रा। ये बात समझ में आई तुम? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद खास बात क्या है,
यह ना बृहद हिमालय में स्थित है, और कोई खास बात नहीं है इसकी, ये बृहद हिमालय के अंदर स्थित है। इतनी बात बताओ, ये 3 दर्रे और उनकी विशेषताएं समझ में आई नहीं आई? इन 3 दर्रों के नाम याद हो चुके? बताओ तीनों का नाम क्या क्या? और जो रावी नदी कौन से दर्रे के पास से निकलती है? रोगातांग दर्रे के पास से। रावी नदी के तट पर कौन सा शहर बता होता है बाएं तट पर? हड़प्पा। हड़प्पा आज भी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का पर्यटक स्थल हो, विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो। भारत के जब भी लोग पाकिस्तान घूमने जाते हैं पाकिस्तान, तो हड़प्पा देखने जाना। पुराना कैसा शहर था, 5000 साल पहले लोग कैसे रहते, ईंटें कैसे बना हुए थे। इसके 5000 पहले लोगों को भट्टी की जानकारी थी क्या? हाँ, इतना मस्त। जब इतिहास पढ़ोगे ना तो इतना दिलचस्प है ना बहुत। मैंने पूरा पीडीएफ बना रखा है इतिहास का, तो समझ में बात है इतिहास का। और पूरा का पूरा जो आर्ट एंड कल्चर है बहुत बढ़िया करके 3 तभी तक सजा रखा तो मैंने। समझ में आया बात है? बहुत सारे डाटा कलेक्ट कर रखे। चलो यहाँ तक बताओ, समझ में आई नहीं आई? उसके बाद हम चल रहे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के अंदर। उत्तराखंड के अंदर तो ठीक रहेगा। चलो उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड के अंदर पढ़ने वाले दर्रों के, जो उत्तराखंड पढ़ने वाला ना उतना उत्तराखंड तो बड़ा प्रेम हो जाएगा। उत्तराखंड वासी सुनो भाई, उत्तराखंड वासी, ये उत्तराखंड हमारा प्यारा प्यारा। तुम सारे अंदर वाले दर्रे नहीं पढ़ने, कुछ उत्तराखंड के दर्रों में घुस जाओ, चमोली को कौन से जोड़ रहा है, भाड़ में जाओ। समझने की बात, इंटरनेशनल दर्रों की बात करेंगे जो दूसरे देश से जोड़ता होगा। ठीक, कभी गहरा में चले जाओ कि हरि सिंह के नाले के पीछे कौन सा दर्रा है। समझ में आया बात है? इधर रहने कहाँ मानेंगे वहाँ। राजकुमार और चंद्रपाल के घर को जोड़ने वाला दर्रे क्या नाम है, ऐसे दर्रे नहीं पूछने का। समझ में आया बात है? इन दर्रों से बाहर निकल जाना। तो इधर क्या, तिब्बत, तिब्बत ये उत्तराखंड, तिब्बत जा सकते हो आप, तिब्बत जा सकते हो आप। सबसे पहले जो दर्रा ना उसका नाम है माना दर्रा। अच्छा, थांगला दर्रा तिब्बत में पड़ा, उत्तराखंड में पड़ा। कौन सी जिले में पड़े तिब्बत उत्तराखंड के? थांगला, उत्तर का सीमा कहाँ पड़ेगा? थांगला। तिब्बत को और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला मार्ग था, बंद कर रखा अब तक। 1962 में जब हमारी लड़ाई में जीते तब तक बंद हो चाइना के साथ। समझ में आया बात है? लेकिन उत्तराखंड के 3 दर्रों के नाम बता रहा हूं मैं। माना दर्रा, माना चमोली का लास्ट गांव है उत्तराखंड का, भारत का लास्ट गांव माना। माना, माना दर्रा हुआ, उसके बाद नीति दर्रा, उसके बाद लिपुलेख दर्रा। अच्छा बता दो, माना दर्रा कौन से जिले में पड़े? चलो उत्तराखंड के, तुम तो उत्तराखंड के रहने वाले हो, बताओ। माना जिला, माना जो दर्रा कौन से जिले में पड़ा? चमोली में पड़ा माना दर्रा। नीति दर्रा बता दो कहाँ पड़े? नीति दर्रा बताओ, नीति दर्रा कौन से जिले में पड़ा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ा है वो। लिपुलेख दर्रा बता दो, लिपुलेख, ये तो बता दो लिपुलेख यार, लिपुलेख तो बता दो यार। पिथौरागढ़ में पड़ता, पिथौरागढ़ में। यहीं थे ना लिपुलेख दर्रे के पास था, काला पानी नामक स्थान था। यहां से निकलती है लिम्फुधारा, एक नदी का नाम है लिम्फुधारा। सुन लो ध्यान दे लगा कर, ये काला पानी नामक स्थान, काला पानी, काला पानी नाम लिम्फुधारा निकलती है, ये काली नदी। आया समझ में? ये नेपाल पता क्या कहता, कह रहा मेरा क्षेत्र यहां तक लिम्फुधारा तक। भारत भी कहता मेरा क्षेत्र यहां तक काली नदी तक। इस चीज में इसलिए नेपाल के और पाकिस्तान के, नेपाल के और जो हो ना भारत के बीच में विवाद है इस काला पानी नामक स्थान को लेकर। समझ में आया बात है? आज तक ये विवाद बना हुआ, जब सिंगरौली की संधि हुई थी ना तब से विवाद है, पता लग चुका। ठीक, चलो तो ये हमारा याद रहेगी बात है। लिपुलेख दर्रा, 3 दर्रों के नाम बताए उत्तराखंड के। कुछ खास बात है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है इसकी, बस ये तिब्बत को जोड़ते हैं, इसे जोड़ते हैं, इसे जोड़ते हैं, इसे जोड़ते हैं। 3 दर्रे खास बात है, माना दर्रा हो, नीति दर्रा हो, लिपुलेख दर्रा हो, आज भी खुले हुए। क्यों खुले हुए? इनसे ना लोग यात्रा करने ना मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं। तुम भी जाना जरूर, ठीक? जाओगे? बता सको मानसरोवर की यात्रा कब प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड के व्यक्ति हो, नहीं पता? बताओ कौन से महीने में प्रारंभ हो और कब खत्म हो? जब जानकारी नहीं है तो जाओगे किस तरह? जब जानकारी तो जाओगे किस तरह? माना दर्रा, चलो नाम याद कर लो, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। पहले माना दर्रा आया, उसके बाद नीति दर्रा, उसके बाद लिपुलेख दर्रा। ऐसा क्यों याद करवा रहा हूँ? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम पूछा हुआ, बड़ा बदतमीज है यूपीएससी। मैं एक टेस्ट सीरीज लगा था, उसके दौरान भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, विजन वालों ने बनाकर ठाकर रखा था ऐसा क्वेश्चन। तब मुझे समझ में आया, ओहो ये बात हो सकती है, ऐसा बन सकता है। समझ में आया बात? या तो ये बता दो मुझे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रे समझ में आए नहीं आए?
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लेकिन एग्जैक्ट जो तुम नोट्स बना तैयार कर रहे हो ना, इतना साफ साफ और क्लियर बनाना, एक ही बार पढ़ना। समझ में आ बात है? नेक्स्ट इधर आया आपका नेपाल। कौन सा दर रहा? नेपाल दर रहा? अरे नेपाल देश है, बधाई। ऊपर लिखा हुआ ना सिक्किम, एस के लिखा हुआ, एस का मतलब सिक्किम, और सिक्किम के एकदम बॉटम पर देखो इधर नेपाल, और यहाँ देखिए बीटी का मतलब भूटान, भूटान। और ये बीच में जो मेरे द्वारा बनाया गया ये हरे कलर का, ये हरे कलर का जो बनाया गया ना, इसका नाम है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी, इसमें समझने की तो कोई बात नहीं है, चुम्बी घाटी है। कौन सी घाटी? चुम्बी घाटी। ये ना विवादित क्षेत्र, डोकलाम विवाद है, आए दिन लड़े जाती हैं। ट्राइजेक्शन है ना, इसे हम ट्राइजेक्शन ही बोलते हैं। इसका कुछ हिस्सा भारत में चला गया, कुछ हिस्सा भूटान में चला गया, कुछ हिस्सा तिब्बत में चला गया, तो इसे बोलते हैं ट्राइजेक्शन। ये डोकलाम है, डोकलाम विवाद है, चुम्बी घाटी। इसी से पता क्या वो, चाइना कहता है मेरा, भूटान कह रहा है ये मेरा, भारत कह रहा है मेरा। समझिए, इसे बोलते हैं डोकलाम विवाद। जो डोकलाम है ना, यहाँ विवाद है हमारा, इसके साथ लेगा विवाद। पता लगा कहाँ से? ये घाटी बताई है, लेकिन दर्रा नहीं बताया। सिक्किम के अंदर 2 दर्रों का जिक्र करने जा रहा हूं मैं। हेलो, सिक्किम के अंदर 2 दर्रों का जिक्र करने जा रहा हूं, और दोनों दर्रों को ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। सबसे ऊपर दिख रहा है सिक्किम के बॉटम पर जो दर्रा, उसका नाम पता क्या? वहां जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर तो कौन सी नदी निकला? जस्ता नहीं, तिस्ता, मामजस्ता, तिस्ता नदी निकलती है। और तिस्ता नदी ऐसे निकलती है, सिक्किम के बीचों बीच से होकर बहती है तिस्ता नदी। समझ में आ बात है? और सिक्किम की अर्थव्यवस्था कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं सिक्किम की तिस्ता नदी को। धन संपत्ति, आस पास जल, इससे प्राप्त लोगों को। दार्जिलिंग की भी से कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवन। दार्जिलिंग की भी जीवन रेखा कहते हैं। देखो मैडम ने बताया, नुगरी दार्जिलिंग की भी से कहते हैं जीवन रेखा। सिक्किम की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी तिस्ता नदी। तिस्ता नदी ना इस टाइम दिसंबर या नवंबर के महीने में इसका जल ऊपर की ओर जमने लगता, जैसे जैसे ऊपर की ओर है ना, हाँ जमने लगता। समझ में आ बात? ठीक, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे तो इसका ना जो जल है वो धीरे धीरे जमने लगता, पूरी तरह बर्फ होने लगता। कुछ जगह तो ऐसा भी हो जा, पैर रख के चल लो आप, ठीक। और जैसे आगे चलोगे डूब जाओगे, ठीक। तिस्ता नदी कौन सी नदी है? सिक्किम की क्या कहलाती है? जीवन रेखा। मैंने लिखा हुआ सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है, और नाम लिखा हुआ तिस्ता नदी। और कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर के पास। और जेमू ग्लेशियर पता कहाँ से? नाथुला दर्रे में। तो जो नाथुला दर्रा ना, नाथुला दर्रे खास बात ये होगी, ये नाथुला दर्रा, मैंने देखो नाथुला दर्रा का लिखा हुआ, सिक्किम में तिस्ता नदी द्वारा निर्मित है। ये तिस्ता नदी के द्वारा बनाया गया। तिस्ता नदी जेमू ग्लेशियर था, जेमू ग्लेशियर थोड़ा इसके भी उत्तर में पड़ता। समझ में आई बात? या तो तिस्ता नदी के द्वारा काट कर पहाड़ों को रास्ता बना दिया गया, और एक दर्रा जो बना दिया गया ना, उसका नाम क्या है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रे की पता क्या खास बात है? नाथुला दर्रा खुला हुआ नहीं है अभी, जब मोदी आई ना 2014 में खुला है, और 1962 का जब युद्ध हुआ था ना, तब से बंद ही पड़ा है। और 2006 में ना धीरे धीरे हमने कहा कि भाई से खोल दो, हम मानसरोवर की यात्रा करने चले जाएंगे। चलो खैर इन्होंने खोल दिया, लेकिन 2014 में आकर हमने धीरे धीरे से सब खुलवा दिया। अब ठीक ठाक तरीके से लोग यात्रा करने जाते हैं यहाँ से। लेकिन ये चाइना वाला यहाँ भी अपनी हरकत दिखावा है। समझ में आई बात? बड़े बदतमीज इंसान है यार ये चाइना वाला, सच में। इन्हें पता नहीं कितनी जमीन क्या क्या कर रहे हैं, 14 देशों के साथ में लगे इनकी। अब तो भारत पर थोड़ा तरस खाना चाहिए। इतना कम क्षेत्र पर ले फिर रहा भारत, जनसंख्या सबसे ज्यादा हो रही, इतना तो तरस खाओ। चलो इतनी बात। प्राचीन काल भारत की व्यापारिक मार्ग, जो तुम्हें मार्ग दिखराने वाला नाथुला दर्रे वाला जो मार्ग है, यहाँ से समझ में आ बात है। यहाँ तक वो यहाँ जाते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, पूरे भारत में जा सकते हैं। पहले अतीत काल में इसे ना सिल्क रूट कहते थे, रेशम मार्ग जिसे बोलते हैं। इसी रूट को हम सिल्क रूट कहते थे, जो नाथुला दर्रा ना सिक्किम के अंदर उत्तर में, नाथुला, इससे सिक्किम मार्ग गुजरता था। और सिक्किम में जो सिल्क रूट है ना, सिल्क रूट जिसे हम रेशम मार्ग कहते हैं, 10वीं क्लास में नहीं, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? और रेशम मार्ग ना ही सब गुजरता था, ऐसे जाता था, रेशम मार्ग पूरे यूरोप को कवर करता था। समझ में आ बात? है रेशम मार्ग पता? रेशम मार्ग की क्या कहानी? चलो इतिहास में पढ़ाऊंगा, रहने दो, छेड़खानी में। रेशम मार्ग ना, समझ में आ बात? या रेशम मार्ग की जबरदस्त कहानियां फेमस है, बहुत सारी स्टोरियां लिखी गई वहां से रेशम मार्ग पर। समझ में आया? ये रेशम मार्ग यहीं से गुजरता था। समझ में आई बात? या बुझा रहा है? ठीक। नाथुला दर्रा के बारे में पता लगी। नाथुला दर्रा पर सिक्किम को और जो तिब्बत है ना उसे जोड़ता, पहली खास बात। दूसरा, सिक्किम के उत्तर में स्थित है। इसके भी उत्तर में कौन सा ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर। तो कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता नदी। जस्ता नदी नहीं, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी निकलती है। वो तिस्ता नदी ना सिक्किम के बिल्कुल बीचों बीच हो जाती है, और उसे ना सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन।
लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसकी साइड में कौन सा देश पड़ता है? भूटान। देखिए जीवन काल में ना कभी जब सारी चीज तो मन भर जा तुम्हारा, धन दौलत माया तो मन भर जा, एक बार भूटान जरूर जाना। बहुत अच्छे लोग, मैं गया हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, तुम समझ में आई बात? बहुत शांति यार, हैप्पी इंडेक्स में ना पहले नंबर पर हो। आ जाओ उठा लो तुम, मेरे हिसाब से पैसेंजर का रखा इंडेक्स मेरे हिसाब से पहले नंबर पर। मोह माया ही नहीं है, भाड़ में जाओ सब, कोई संसाधन ही नहीं है। तुम ही चलाओ अपनी ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हमें नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन। बड़ा सुकून है यार, बहुत शांति तरीके से रहते हैं, लोगों की बहुत सेवा करते हैं, बहुत नैतिक लोग रहते हैं भूटान के अंदर। फिर मेरे सब चीज छोड़ने को मन करो, बस ऐसा लगे इनके पास रह लो। कुछ चाहिए क्या जीवन में? खाना पीना, बस मौज मस्ती, शांति से बैठो, जीवन गुजारो। आज यहाँ प्रकृति के साथ वातावरण, जो प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ जीवन बिताओ। ठीक नहीं है? क्या दिक्कत है? समझ में आया बात है? यहाँ तक बताओ, ये दो दौरे समझ में आई नहीं आए? अभी तुम ये उत्तर भारत के, तुम हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के और सिक्किम के 2 दर्रों के बारे में जानकारी थी। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? एक और दर्रे का नाम बताना मैंने, इसका नाम है जालेपला। जख्म लगानी, जालेपला, 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 ये जालेपला। यह सिक्किम और जो है ना चुम्बी घाटी, सिक्किम और चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी देखो, चुम्बी घाटी है जो हरी हरी चुम्बी घाटी, सिक्किम और चुम्बी घाटी को जोड़ने वाला क्षेत्र है। सिक्किम और चुम्बी घाटी को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है ना, उसका नाम है, दर्रे का नाम है जालेपला। जख्म लगानी, जालेपला, जालेपला। यह सिक्किम और चुम्बी घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है। इतनी बात लिखनी इसमें, ठीक? याद रहेगी बात ये, ठीक? अभी मैंने जो दर्रे बताए, तुम बिना देखो इनका आंख बंद कर कर्म बता सको, सबसे ऊपर कितने दर्रे पड़े? हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रों के नाम बताइए। उत्तराखंड के लिपु लेक। अच्छा, फिर सिक्किम के 2 दर्रे, जालेपला। हाँ, एक बार अगर तुमने चिंतन कर लिया ना तो जीवन में कभी भी याद आ जाओ। समझ में आया बात है? इसलिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी? चिंतन। कोई दिक्कत? अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ भी कुछ दर्रे पड़ते हैं और खास। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इधर की जो दर्रे ना इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर बोझ नहीं करना, समझ में आई बात है? इग्नोर नहीं करना दर्रे को। आज मैं इसे भी याद करवाने आया हूँ, समझ में ये बात? जहाँ तक तो अरुणाचल प्रदेश के पहले मैं दर्रे याद करवाऊंगा तुम, और बहुत अच्छी बात भी बताऊंगा वहाँ की दर्रों की, और वो सारी लिखनी तुम अपने नोट्स में, जब मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ। कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। जब हम किसी चीज़ को करो ना बहुत शिद्दत के साथ करो, नहीं तो छोड़ दो सब। समझ ये बात है? क्या कहा? जब कोई काम करो बहुत शिद्दत के साथ करो, नहीं तो छोड़ देने में भलाई हो। तो मैंने यहाँ का जो मैप है, यहाँ का इधर वाला पूर्वोत्तर का मैप मैं उधर बना रहा हूँ, उधर बनाया मेरे द्वारा। देखो मैप बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश का मैप उठा कर बनाया गया। ये वाला मैप, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कोई दिक्कत? याद रहेगी बात? ये इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। ये वाला जो दर्रा मौजूद, ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम तुम्हें एक दर्रा दिखाई देगा, ये लिखा हुआ, इसका नाम है बुमला दर्रा। बुमला, अरे कई बार पूछा हुआ बुमला दर्रा। बुमला दर्रे खास बात हो, यहाँ बुमला दर्रा यहाँ पड़ेगा। ये भूटान को ना, भूटान और जो अरुणाचल प्रदेश है उसे जो जोड़ने वाला दर्रा, उसे बुमला दर्रा कहते हैं। यानी भूटान में को प्रवेश करते हुए आप अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं। कौन से दर्रे से जा सकते हो? बुमला, 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 ठीक। उसके नाम है बुमडिला दर्रा। इसकी यहाँ तक ना आप यात्रा करते हुए सीधे, और आप ब्रह्मपुत्र नदी के साथ चलते चलते चेमायुंग ग्लेशियर को पास करते हुए मानसरोवर की यात्रा जा सकते हो। बधाई हो। बुमडिला दर्रा, ऐसा समझ में। लेकिन चीनी सैनिकों से सावधान, रास्ते में चीनी सैनिक बनेंगे, उनसे सावधान, ठीक। बुमडिला दर्रा याद रहेगी बात। ये बुमडिला, ये पूरा जो क्षेत्र है ना, पूरा अरुणाचल प्रदेश का सब चाइना कहता है ये मेरा, सब टोटल सब मेरा है। अवैध तरीके से कब्जा कर रखा भारत ने। और यहाँ के तुम प्रकृति देखेंगे टोटल सब तिब्बती लोगों की प्रकृति के हो जाते हैं वहाँ। जैसे जैसे ऊपर चलते चेहरे तो उनके चौड़े चौड़े पाए जाएंगे। भूगोल में पढ़ाता हूँ मैं, आगे जब मानव भूगोल पढ़ाऊंगा, चेहरे उनके आकार बड़े चौड़े चौड़े होंगे, आए समझ, छोटा कद काठी होगा उनका, इस तरह के लोग पाए जाते हैं।
ऐसा समझो, और बहुत नीचे नीचे बहुत तेज तेज दौड़ते हैं, ऐसे लगा बहुत तेज दौड़ रहे लेकिन बहुत ही कम दौड़ते हैं। समझने की बात। और जो ये मांसपेशियां उनकी बड़ी मजबूत पाई जाती है, इस तरह की छोटे कदकाठी के लोग पाए जाते हैं यहाँ। समझ में आई बात। है दूसरी खास बात क्या हो, यहाँ मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले उदय हो, उसका सूर्य की किरणें का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ने के ऊपर। समझ में आई बात है। तो अलग टाइप के ऐसे लोग पाए जाते हैं वहाँ से, अलग अलग चेहरे टाइप के, चाइनीज टाइप के। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो चाइनीज लोगों का चेहरा बदलने लगता है, ऐसे फैलने लगता है चाइनीज लोगों का चेहरा। और जैसे जब दक्षिण भारतीय रहते हैं ना तो इनके ऊपर धूप का प्रभाव पड़ता है ज़्यादा। समझ में आई बात। इनका चेहरा ना ऐसे सिकुड़ने लगता है, ऐसा वी टाइप में पाया जाता है सबका चेहरा, वी टाइप में ऐसा अधिकांश लोगों का। समझ में आई बात। हो ऐसा। अब मेरे चेहरे में देखो, मैं देख लो यार मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो ए इधर देख लो, इधर इधर। बूम, चुप हो जाओ जा। बूम डीला दर्रा, ये बूम डीला दर्रा। उसके बाद देखो यहाँ साइड से एक नदी आ रही है, उसका नाम देखो ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम बताया था इसका, तिब्बत वाले क्या कहते हैं, शांगपो। एक और नाम बता दो जाओ उसका। डार्लिंग, ये तो तुझे आज तक भी याद है उस सिरे की डार्लिंग। इसका नाम बताओ, इसका नाम पता क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। सो यही बात है, पीछे देखो मैप में लिखा हुआ, बहुत अच्छा नाम था लिखा हुआ इसके ऊपर। चलो रहने दो, इधर देख लो बस, चलो रहने दो, इतनी काम की नहीं है नदी। इधर देखो जो ना, मैम प्लीज दो दर्रों के नाम बताया हमने अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक तो बताया बूमला, बूमडीला दर्रा, एक एक लाइन लिखनी इसके बारे में, कहाँ कहाँ किसे जोड़ता है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी आई साइड से चली, जो ब्लू कलर की दिखाई गई मेरे द्वारा, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी ना, ब्रह्मपुत्र नदी ना जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते, भारत के अंदर प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो जिस दर्रे से वो गुजरती है उसका नाम है यंगप दर्रा। यह अदा गया, उसके बाद यह यंगप, यंगयप, यंगयप, यंगयप दर्रा। क्या नाम है, यंगयप दर्रा। एक बार सर्च कर लेना, देखो गूगल पे कोई अलग नाम से नहीं दिखा रहा। समझ में आया बात। या ठीक हो सकता है जो मैं बुक से पढ़ गया हूँ उसमें नाम अलग हो, इसमें नाम अलग हो, जो राइटर हमें अलग तरीके से नाम लिख देते हैं। समझ में आया बात। या यंगयप दर्रा, यंगयप। उसके बाद एक दूसरा दर्रा, उसका नाम है दीफू दर्रा, दीफू, दीफू। अच्छा, मांडले जेल का नाम किसने सुना, दीफू मांडले जेल। जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें कैद कर लिया गया था तो मांडले जेल भेजा गया था। और मांडले जेल ना म्यांमार में पड़ती है, और मांडले नाम का एक शहर है, एक अल्मोड़ा जेल, पंडित नेहरू रहते हैं यहाँ। आज समझ, एक करी मांडले जेल। अब मांडले जेल में इतिहास पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ बताऊंगा बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को उठाकर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करा था, मांडले जेल भेज दिया था। तो मांडले नाम का जो शहर है, मांडले नाम का, वो ना म्यांमार के अंदर स्थित है। और जब म्यांमार के अंदर स्थित ना, तो मांडले शहर को और जो अरुणाचल प्रदेश को जो जोड़ने वाला दर्रा, उसका नाम है दीफू दर्रा। याद रहेगी बात। ये ठीक, अच्छी अच्छी बातें पता लगेगी तुमको, सोनी सोनी बातें। उसके बाद वांग साड़ दर्रा, सांड नहीं है, साड़, वांग साड़। उसके बाद नीचे दर्रा पड़ता, ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश। 3-4 दर्रों के नाम बताए अरुणाचल प्रदेश के, 2 इधर हो गए, 4 उधर हो गए, कितने दर्रे हो गए, 6 दर्रे। कितने दर्रे, 6 दर्रे हो गए। देखो ध्यान से, नंबर 1 बूमला दर्रा, बूमडीला दर्रा, जिस ब्रह्मपुत्र नदी हो गुजरती है उसका नाम है यंगयप। उसके बाद है दीफू दर्रा, दीफू दर्रे की विशेषता समझ में आई। दीफू दर्रे की क्या खास बात होगी, ये मांडले शहर से जुड़ा हुआ। मांडले शहर कहाँ सी, इस टाइम म्यांमार के अंदर ना जो वहां की सेना, उसका शासन मौजूद है। समझ में आया बात। है जो म्यांमार की सेना है ना, उसका शासन मौजूद है म्यांमार के अंदर, क्योंकि सेना ने वहां तख्ता पलट कर दिया था। तुम जानते भी होंगे, तुम ज्यादा जानकारी होगी, तुम तो करंट अफेयर भी पढ़ते रहते हो, मैं तो करंट अफेयर भी नहीं पढ़ता। समझ में आया बात। वाघ साड़ दर्रा, उसके बाद लिखा पानी दर्रा। याद रहेगी बात, लिखा पानी दर्रा। इस सवाल पेपर में पूछा हुआ, लिखा पानी दर्रा, पीसीएस में पूछा हुआ। समझ में आया बात। ठीक, लिखा पानी दर्रा कहाँ से मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। ये भी ना इसके रास्ते से होते हुए आप म्यांमार जा सकते हो। ठीक, अब नीचे नागालैंड नहीं आएगा, नीचे नागालैंड, नागालैंड में एक भी दर्रा नहीं है, यानी नागालैंड से आप कभी भी म्यांमार नहीं जा सकते। ठीक, समझ में आया बात। अभी थोड़ा ही तुम्हारा खेत, थोड़ा ही डोल काट का रास्ता बना दिया
होगा भी, तो मुझे जितनी जानकारी नहीं है। ठीक, जो मुझे खास खास दिखाई दिया, ठीक, तुम सर्च करके देख सकते हो, वैसे जरूरत भी नहीं है। समझ में आया बात है, जरूरत भी नहीं है। उसके बाद नीचे पड़ता मणिपुर के अंदर, उसका नाम है तुजु दर्रा। तुजु, जितने भी रोहिंग्या प्रवेश करते हैं ना, रोहिंग्या हैं रोहिंग्या नहीं होते क्या ये म्यांमार के, रोहिंग्या मुसलमान जिसे बोलते हैं। समझ में आया बात है, इस जाति, हाँ रोहिंग्या मुसलमान हैं जो अवैध तरीके से भारत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, भारत सरकार की समस्या बनाते हैं, प्रवेश कर समझ में इधर आ जाते हैं। आतंकवाद तो फैलाते नहीं, समझ में आई बात है, उन्माद फैलाते हैं और शरणार्थी बोलते हैं ना, रिफ्यूजीज बोलते हैं सर। समझ में आई बात है। ठीक, रिफ्यूजीज नाम की मूवीज देखी किसी ने, करीना कपूर की, देख लेना, मेरी फेवरेट मूवी रही, बहुत कुछ सीखने का उसके, रिफ्यूजीज। समझ में आया बात, नहीं देखी तुमने? अरे क्या देखा जिंदगी में, रिफ्यूजीज नहीं देखी? सच में नहीं देखी? तुमने नहीं देखी? देखी नहीं रिफ्यूजीज? डूब को मर जा। तुजु दर्रा, तुजु तुजु दर्रा, याद रही बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आज मेरे द्वारा दर्रे बताए गए तुम, ये दर्रे ना एक एक नोट हो जाना चाहिए। ठीक, तो जिस व्यक्ति के द्वारा तुम्हें मार्गदर्शन दिया जा रहा है ना, उसका विशेष तौर पर हमेशा सम्मान करना जीवन काल में। आज ही गांठ बांध लेना जो तुम बताई गई, आज की इस क्लास की यही सीख होगी। समझ में आया बात? यही सीख, यही शिक्षा। दूसरा, कभी भी जीवन काल में ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को दुख हो। आई सजेस्ट टू पर्सनली एडवाइस, प्लीज डियर स्टूडेंट्स, all students, please not compromise with you, okay? Understand? Okay? समझ में आ रहा है, बुझा रहा है? ठीक, हाँ, बाकी मैं सलाह में तुम्हें समय समय पे देता रहूँगा, इशारे तुम समझ जाना। ठीक, इशारे तुम समझ जाना, और जो ना सुनते रहना, जितनी बातें बताता रहता हूँ अपने आप से रिलेट करते रहो और अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस साइड में लगाते रहो। समझ में आया? ठीक, मैंने तुम्हें पहले बताया था मैं बहुत अनुभवी इंसान हूँ। ठीक, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मुझे वो अनुभव नहीं है। समझ में बात है? ठीक, क्या कहा? मैं बहुत अनुभवी इंसान हूँ, और आदत डालो अनुभवी इंसानों को सुनने की। सब खरीद सकते हो, जीवन में कभी किसी का अनुभव नहीं खरीदा जा सकता। समझ में बात है? किसी विशेष व्यक्ति के लिए दुखी रहना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, रोना छोड़ दो, अपने आप में मस्त रहना सीख लो। देख लो मेंस का क्वेश्चन कैसे होगा, देख लो इसे कैसे, मेंस के क्वेश्चन को कैसे बेहतरीन बना जा सके, देखो जीएस फॉर्म कैसे लिखा जा सके, देखो एडिटोरियल के अंदर झांक बिना देखे क्यों नहीं लिख पाती, देख झांक की याद क्यों नहीं हो पा रहा, आर्टिकल मेरे क्यों नहीं याद आ रहा, मैं बिना देखे मेरी स्पीड इतनी कम क्यों हुआ, मैं क्वेश्चन को 20 मिनट में क्यों लिख पा रही, मैं टॉपिक पर इतना टाइम क्यों बता रही, मेरे अंदर कमियां और खामियां हैं कहाँ, ये देखना। एडिटोरियल से बचकर नहीं भागना, भारत की समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण करता बनो। समझ में आई बात है? भारत की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यही यूपीएससी का एग्जाम है। जब तक तुम ऐसा नहीं सीखने गए ना कि हर समस्या का तुम्हारे पास हल नहीं होने का, कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने का जीवन में भी कभी। समझ में आया बात? या कभी भी पहले देखो प्रॉब्लम कहाँ, एडिटोरियल में ही तो आता, पहले प्रॉब्लम बताएगा फिर सोल्यूशन बताएगा कि सोल्यूशन होगा इसका। तो भारत के अंदर जितनी भी समस्याएं मौजूद है ना, तुम्हें उनका उन्मूलन करना, इसलिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, इसके लिए नहीं कर रहे एग्जाम की तैयारी, तुम अपना हित प्राप्त करना। अगर तुम इसी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं ना कि तुम एग्जाम में अपना हित प्राप्त करना, इस एग्जाम की तैयारी आज ही छोड़ देने भलाई है। समझ में आया बात? है अगर तुम किसी सेवा के लिए और कुछ बहुत बड़ा करने की तुम्हारी इच्छा, वो तुम्हारे हाथों से होना चाहिए, ठीक, और तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे अंदर जज्बा मेहनत करने का, तो तुम इस एग्जाम में कदम रखो और न इसके प्रति बहुत लगनशील रहो। सब छोड़ दो, सब हर दिन एडिटोरियल करना, हर दिन करंट अफेयर में जानना हुआ क्या देश के अंदर, उसे इतना रुचिकर बना देना कि तुम्हें ना उसमें ही आनंद आना चाहिए, उसमें ही आनंद आना चाहिए। एक सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे पे चले जाना, चलो इसे पढ़ते हैं आज। और जो रिवीजन करते हुए हमेशा कभी बोरियत पैदा नहीं करनी। अगर आप पैदा कर ली, आज बोरियत पैदा कर लोगे ना, अगर नुकसान खड़ी कर देगी तुम्हारे लिए, जीवन में कभी मेन से नहीं निकलने का। अगर आज तुमने अपने क्वेश्चन में बैठ कर यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं करा ना, घर बैठ कर कि कैसे लिखूं और क्या डाल लूं, ऐसे तो क्वेश्चन भारत के अंदर पता नहीं कितने लिख रहे होंगे, और ऐसा क्या डाल लूं, चलो भैया जी तो पूछती हूँ क्या लिखूंगी, देखिए क्या बताते हैं। समझ में आई बात? है समझ, ईमानदारी पूर्वक मुझे ये बताओ उसके अंदर लिखना क्या, और ऐसा क्या इसके अंदर कोड कर दूं कि मेरा उत्तर और अच्छा बन जाए। ऐसा मैं क्या करूं, इसी एक फर्स्ट बार के मेरा सिलेक्शन हो। वो लड़की कौन थी जो पहले बार के में निकाल के लेगी, क्या था उसके अंदर, मेरे अंदर उसके अंदर कमी क्या, खामियां क्या है,
ऐसा क्या है जो उसके पास मेरे पास नहीं है? समझ गए? उन तो ले प्रेरणा। 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ कर ना मूवी नहीं देखनी अनाप शनाप, ठीक, बैठ कर झकनी चेतना की चाहिए। 1.5 घंटा बैठ कर ना किसी का इंटरव्यू सुनना, क्या कह रही है, समझ में आई बात? यार 2 घंटे दोस्तों के साथ मगज नहीं मारना जिसका तुम्हारा लेवल ही नहीं है। ऐसे लोगों को आज ही छोड़ देना। यूपीएससी तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। अगर लड़की हो तो किसी लड़के की साइड में मत जाना, लड़की हो तो लड़की से ही बात करना, मोबाइल फोन पर भी, लड़के तो नहीं, तबाह हो जाओगी, तरह तरह के विचार जनरेट होंगे। समझ में आ बात? यार समझ में आई क्या बात बताई जा रही? ठीक, जीवन बहुत बड़ा, बहुत लोग मिलेंगे यार, बहुत, शुरू भी नहीं हुई, 800 करोड़ जनसंख्या पूरी दुनिया की। ठीक, अपनी भावना को कंट्रोल कर 1-1.5 साल तमीज से मेहनत कर लो, मन लगा कर। क्या कह रहे घर वाला, क्या करे, बाहर में जाओ। समझ आई बात? अभी तो जो भाई जी क्या कह रहे, भाई जी सब समझा देंगे, उन्हें सब पता, वे महाना, उन्हें दुनियादारी पता भाई, उन्हें जीवन इसमें गुजार दिया। क्या हो तुम, कौन हो, कुछ भी नहीं है तुम यार, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। समझ में आया बात है? इनके सामने बहुत लोग आए, बहुत चले गए। समझ में आ रही? बुझा रहा है? ठीक, बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी, जरा सी भी चालाकी करने की वो मत करो अपने साथ तो बिल्कुल भी। और आज करते हो ना तो आज ही छोड़ दो बस, आज तो धीरे धीरे, समझ नहीं, धीरे 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 से चीज़ें, सब चीज़ें कम करनी स्टार्ट कर दो और ईमानदारी पूर्वक किताब पर बैठो। बिल्कुल दिखावटी बन जाना चाहिए पढ़ाई में। जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई में दिखावटी बन भी आ रहा ना जरा सा भी, कि तुम दूसरों दिखा के पढ़ रहे, ये तेरी बड़ाई कर रहा, ऐसा होगा, इस तरह का भाव नजर आ रहा ना अंदर से, समझ जाओ पतन की ओर, समझ जाओ पतन की ओर। इसका मतलब अंदर से नहीं बैठे, यानी जो पढ़ाई हो रही है ना वो दूसरों को केवल देखने के लिए हो रही है कि मैं भी इतनी बड़ी तैयारी कर रही हूँ, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। तुम पता ही नहीं चलना चाहिए तुम यूपीएससी तैयारी कर रहे हो। सब आसान बना के छोड़ दो सिलेबस को, सब पक्का कर लो, टोटल रिवीजन टाइम टेबल में बदलाव करो, सुस्ती चढ़ रही ना कुछ दूर लेके जाओ। एक भी चीज ऐसी भटकने मत दो जो तुम्हें एग्जाम से दूर भगाती हो, एक भी चीज आसपास, एक भी। समझ में आई बात? इस एग्जाम का छोड़ डालो ना, जिंदगी में कभी खुश नहीं आता। इस एग्जाम को जो छोड़ देना, तैयारी करने के बाद बीच में छोड़ देगा थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके, तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ रखे थे उसने, जीवन में कभी कुछ नहीं आता हो जब तक तो ये एग्जाम नहीं मिलने का। एग्जाम नहीं आए, लत है लत, खतरनाक वाली आज की हो उस एग्जाम से, इतना मोह हो, 10 12 20 दिन 25 दिन 1 महीना सर्वाइव कर जाओगे तुम, 1 महीने बाद तुम खुद ही याद आ जाएगी वो सही था, वो सिलेबस ही सही था। समझ में आ बात? है नशा इसके भीतर, नशा, ठीक, और चढ़ेगा ना हो जिस दिन दिमाग में, तो क्लियर करके पूरे भारत में नाम रोशन करके हटागा तुम्हारा। वो नशा इस एग्जाम के अंदर मौजूद है, मैंने बहुत करीब से देखा हुआ, इतने करीब से। समझ में आया बात? है मैं कभी वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा ये बना दूंगा, सॉरी तुमको तो एड्रेस पाए, लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ, अगर तुम मेरा कहने के बाद भी तुम नहीं सुधरे ना तो जीवन में तुम साला कोई सुधार ही नहीं सकता। जाओ, एक न्यूट्रल आदमी खड़ा होगा तुम्हें समझा रहा है, मैं तो यार तुमसे कोई पैसे भी नहीं लिए, मैंने कहा तुम मैं रोकड़ा रखो तो मेरे पास, यही तो मेरी फीस है, मेरी बात तो मानना कम से कम यार। 3-4 घंटे मैं चाहता हूँ, 3-4 घंटे हटा कर दूसरे बैच स्टार्ट कर दूँ, कितने सारे पैसे कमाऊंगा। लेकिन सिर्फ नौकरी की तैयारी करने आगे ना, सिर्फ नौकरी की तैयारी करने आगे आगे ना, सिविल सर्विस की तो नहीं करने के ना, ना तो उनके अंदर जज्बा है, तुम्हारे अंदर है जज्बा, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। इसलिए यहाँ तुम क्लास में लाया गया था। ठीक, मैं सोच रहा मैं 1 साल लेट कर दूं मैं, लेकिन तुम्हें सिलेबस पढ़ा दूं मैं। मैंने तुम्हें क्या समझाया, मेरे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है जब कुछ नहीं है। समझ पाया बात? यार पीएचडी छोड़ दी मैंने अभी, मैं चाहता पीएचडी कर लेता, जान पूछ को छोड़ दी, मैं सोचा पहले एग्जाम दे लेता हूँ चलो। समझ में आया बात? यार डबल ट्रिपल एम में हूँ मैं, बीएससी हूँ, बेवकूफ़ थोड़ा ही हूँ यार मैं। जिस दिन कर लोगे तब बता देना, और आसपास हो तो कोई बताओ। ठीक, मास्टर्स क्या हुआ, इकोनॉमिक्स मजाक की बात थोड़ा ही है, तुम पढ़ के तो करके दिखा दो मास्टर, एग्जाम देकर तुम्हारी नाम हंसा रख गई, लिखे एग्जाम आप तो लिख कर बैठ, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। ठीक, तो पढ़े लिखे लोगों की हमेशा इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो, बहुत आगे जाओगे जीवन में यार, बहुत। उनके एक्सपीरियंस को साझा करो, कुछ उन्होंने करा क्या, समझ में आया बात? है उनकी एक एक बात मान लो, समझ में आया बात? है इसी बात को विशेष तौर पर ध्यान धारण कर लो बात, यार क्या समझाई जा रही है, बहुत जरूरी तुम्हारे जीवन काल के लिए।
ठीक, छुट्टी भी रही ना तो अगले दिन ये पूछो कि आपको छुट्टी नहीं रखनी चाहिए, आप छुट्टी क्यों रखते हो, हमारा पढ़ाई का लॉस होगा। पढ़ाई तो तुम्हारी है, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई छुट्टी रखते हो, के अंदर तो उत्साह तो प्रेरित हो जाए। इसका मतलब तुम पढ़ाई में नहीं है तुम्हारा दिमाग। जैसे मैंने छुट्टी रखी नहीं तो उत्साह तो प्रेरित हो जाते हैं, वाह बधाई हो। तो दिन से अपना क्या टूट गया, तुम्हारा कर्म टूट गया पढ़ने का। छुट्टी के बाद जिसे जो उत्साहित हो रहा है ना, इसका मतलब वो तो यूपीएससी के एग्जाम के लायक नहीं है, वो तो पीसीएस के भी लायक नहीं है। यूपीएससी तो बहुत दूर दूर का हिस्सा आता नहीं है, उसका कर्म टूट गया पढ़ने का। समझ में आया बात ये? ठीक, इसलिए मेहनती इंसान बनो, इन मिथ्यावी दुनिया से बाहर निकलो, भूल जाओ काल्पनिक दुनिया में। समझ में आया बात है? चलिए मिलते हैं हम, कौन से नंबर की क्लास में मिलेंगे? 15 नंबर की क्लास में मिलेंगे हम, जब हम कल कुछ नया टॉपिक पढ़ा रहे होंगे। मुझे पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ मैं बीच में, तो नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकता हूँ कोई, या दक्षिण भारत की दर भी पढ़ा सकता हूँ। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चले ठीक, इकोनॉमिक्स में मिलते हैं।